Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन कंप्लीट की और आज हम अपना दूसरा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आप देंगे, क्योंकि पहले ही यूनिट में हमने पढ़ा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो भी मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ extremely small indivisible particles called atoms as per Dalton। ये मैटर जो है ये स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। तो ये कंसेप्ट डाल्टन ने दिया था इन द ईयर 1800 और फिर ये कंसेप्ट जो है इसने केमिस्ट्री के मैदान में तकरीबन 100 साल गुजारे। 100 साल तक साइंटिस्ट यही सोचते रहे कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इंडिविजिबल है, मगर जो 19th सेंचुरी जो है 18th सेंचुरी के आखिरी अयाम, 18th सेंचुरी की जो लास्ट डेकेड थी, ऑलमोस्ट लास्ट डेकेड, और 19th सेंचुरी जो थी, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किए थे जिनकी वजह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में खासकर जे थॉमसन एक नामी गिरामी नाम है, चैडविक एक और नाम है, इसी तरह से गोल्डस्टाइन एक और नाम है, इसी तरह से नील्स बोहर एक और नाम है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, और रदरफोर्ड है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये साबित करके दे दिया कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सिटल स्मॉलर पार्टिकल्स, और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। यानी एटम खुद सबसे छोटा एटम नहीं है, छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम खुद बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इसमें से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर 3 in नंबर। तो उनमें से एक है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरा है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और तीसरा जो है इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ये तीनों जो हैं ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये वो 3 पार्टिकल हैं जो हर एक एटम में मौजूद हो। चाहे कोई भी एटम आप ले लीजिए, हर एटम में आप इलेक्ट्रॉन्स पाओगे, प्रोटॉन्स पाओगे और न्यूट्रॉन्स पाओगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और उनकी तादाद जो है दैट इज़ अप टू 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, जिसमें पॉजिट्रॉन्स आते हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, इसमें मेसन्स हैं, पाई मेसन्स हैं, पॉजिटिव पाई मेसन्स, नेगेटिव पाई मेसन्स वगैरह हैं। तो मगर ये जो पॉजिट्रॉन्स, मेसन्स वगैरह हैं, ये हर एक जगह नहीं होते हैं, हर एक एटम में ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो यही 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सब कुछ मालूम हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच वर कैरीड
by the scientists whom I named: Thomson, Chadwick, Goldstein, Bohr, Rutherford, etc. अब जबकि ये पता चल गया कि एटम जो है it is not now the smallest particle but it is still made up of further smaller particles, तो अब हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जन्म ले रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द एटम, यानी एटम में ये किस तरह से अरेंज्ड हैं, यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम जो है ये इतने पार्टिकल्स में है और इतने पार्टिकल होने के बावजूद ये स्टेबल कैसे है, यानी इन अदर वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये जो एटम्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम कैसे कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये एक और क्वेश्चन है। तो इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, फिर एक एटम का बिहेवियर दूसरे एटम के बिहेवियर से डिफरेंट क्यों है, वाई प्रॉपर्टीज रादर बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट is different than the other, यानी एटम जो है इसमें तो सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, जब पार्टिकल एक जैसे हैं तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों है, हर एक एटम जो है, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो फिर प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों हैं, ये चीज़ भी हमें एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से एक और पॉइंट देखा गया है कि एटम जो है, एटम्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस are produced by atoms, जो कि डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर, ये रेडिएशन सारी एक जैसी नहीं है। हाउ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एटम्स, तो इस सवाल का जवाब भी हमें ढूंढना है। तो इतने सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब हमें तभी पता चलेगा कि जब हमें एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि एटम की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। तो चूँकि हमने बता दिया कि एटम्स जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बने हुए हैं, जो कि बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। तो आज के लिए हम पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक है, तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था विलियम क्रूक एक साइंटिस्ट था। ही कैरीड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through gases, conductance of electricity through gases in a discharge tube. तो विलियम क्रूक ने क्या किया, गैसेस में से इसने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इसके एक्सपेरिमेंट्स ने कैरी की कि गैसेस में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है डिस्चार्ज ट्यूब में। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये एक्चुअली एक लॉन्ग ट्यूब है,
इस तरह से एक लंबा ट्यूब है ये। इस ट्यूब में एक एंड पे एक ओपनिंग है विच इज कनेक्टेड थ्रू ए स्टॉप कॉक, और इसके दो एंड जो हैं वो एक्चुअली क्लोज्ड थे इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब के। इस एंड पे एक मेटेलिक रॉड या मेटेलिक प्लेट फिट किया हुआ है, और इस दूसरे एंड पे भी एक मेटेलिक प्लेट फिट किया हुआ है इस तरह से। और ये जो रॉड पाइप है, साइड ट्यूब जो है, इसमें स्टॉप कॉक लगा हुआ है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब जो था, इट वाज अबाउट 60 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम कभी कभी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल होता है। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जैसे मैंने कहा, ये लॉन्ग ट्यूब है अबाउट 60 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो चूंकि इसने क्रुक ने इसको इस्तेमाल किया, इसलिए इसको क्रुकस ट्यूब भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रुकस ट्यूब। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया गया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस जो था, उसमें से गैस में से ये जो गैस इसमें लिया गया, दैट वाज ऑन अंडर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अंडर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गैस को जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, तो इलेक्ट्रिसिटी जो थी दैट वाज अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। तो वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो थी, दैट वाज अबाउट 10,000 वोल्ट्स, 10,000 volts electric current. It was provided to the discharge tube through an induction coil. इंडक्शन कॉयल का इस्तेमाल करके हाई इलेक्ट्रिक करंट पास की गई। तो क्या देखा गया कि जिस वक्त गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी इस ट्यूब में से पास नहीं होती है। तो पहली बात क्या ऑब्जर्व की गई, at 1 atmosphere pressure, no current flows through the discharge tube. कोई करंट डिस्चार्ज ट्यूब में से पास नहीं होती है, नंबर 1। तो उसके बाद क्या किया गया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को डिक्रीज किया गया। प्रेशर वाज डिक्रीज्ड टू 10 raised power -2 atmospheres. Pressure was decreased to 10 raised power -2 atmospheres. तो प्रेशर कम किया गया। वो कैसे कि जो ये ओपनिंग इस ट्यूब में है, यहाँ से वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम पंप की मदद से गैस बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर कम हो गया। तो उसके बाद जो करंट पास की गई, तो देखा गया कि करंट पास होने से, जो ही हम इस लो प्रेशर पे करंट पास करते हैं, तो करंट पास हो जाती है, मगर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इट गिव्स ए कलर्ड लाइट। इसने कलर्ड लाइट प्रोड्यूस की। तो जनरली जब एयर इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू कलर्ड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो एट 0 point, or rather you say at 10 raised power -2 atmospheres, it is about 1 mm to 10 mm pressure. इस प्रेशर पे क्या हुआ कि गैस जो है, it allows current to flow through it. Current passes through the discharge tube, but at the same time glowing takes place in the discharge tube, and that glow जो है वो actually vary करता है, it differs from
जिस ग्लोइंग जो है ट्यूब का, इट डिफर्स फ्रॉम गैस टू गैस। इसका मतलब है अगर आप गैस चेंज करोगे इन द डिस्चार्ज ट्यूब तो जो कलर जो है लाइट का, ग्लोइंग जो है, इसका कलर जो होता है दैट चेंज, दैट मीन्स कलर जो है, ग्लोइंग जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। आप किस किस्म का गैस इस्तेमाल करोगे उसी गैस के मुताबिक कलर भी इनसाइड चेंज होगा। तो कलर ऑफ द गैस चेंजेस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसके बाद क्या किया गया, इसके बाद प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब वाज फर्दर डिक्रीज्ड, प्रेशर और कम किया गया। तो जब प्रेशर और कम किया गया 10 रेज्ड पावर -4 तक प्रेशर पहुंचाया गया, 10 रेज्ड पावर -4, यानी फर्दर प्रेशर डिक्रीज हुआ। नेचुरली वो तो कैसे होगा, जब हम फर्दर एयर इस डिस्चार्ज ट्यूब में से निकालेंगे तो 10 रेज्ड पावर -4 एटमॉस्फेयर पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मगर ये जो कलर है, कलर ऑफ द गैस या कलर ऑफ द लाइट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, वो गायब हो गई, वो दिखाई नहीं देती है। और ये कलर लाइट जो है, ये जो करंट है, अगर हम यहाँ पर इस साइड पे परफोरेटेड एनोड इस्तेमाल करेंगे, यानी ये कैथोड था, दिस वाज कैथोड नेगेटिव एंड दिस वाज एनोड, कैथोड एंड एनोड। तो इसी तरह से यहाँ पर कैथोड और ये एनोड है। तो ये जो लाइट जो प्रोड्यूस होती थी, पहले तो करंट पास होती ही नहीं थी जब हम 1 एटमॉस्फेयर पे गैस लेते थे, और जब प्रेशर डिक्रीज किया तो करंट प्रोड्यूस हो गई, और ये जो करंट थी इट वाज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। अब जब हम प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब फर्दर डिक्रीज कर रहे हैं टू 10 रेज्ड पावर -4 एटमॉस्फेयर्स, तो हम देख रहे हैं कि करंट पास हो जाती है, मगर ग्लोइंग जो है, कलर्ड लाइट जो इनसाइड प्रोड्यूस होती थी, वो कहीं नहीं रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम एनोड जो है, अगर हम परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसा एनोड हम इस्तेमाल करेंगे जिसके सुराख हों, तो देखा गया है कि यहाँ से जो करंट आती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो इन सुराखस में से पास होके इस एनोड के पीछे जो डिस्चार्ज ट्यूब की सरफेस है इसी के साथ टकरा रहा है और वहाँ पर ग्लोइंग प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड के बैक, एनोड के बैक पे अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब पे कोटिंग करेंगे किसी लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस का, किसी फास्फोरेसेंट सब्सटेंस का, लाइक जिंक सल्फाइड, तो फिर यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होती है, ब्राइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ग्लोइंग टेक्स प्लेस, जिसको हम फास्फोरेसेंस भी कहते हैं या ल्यूमिनोसिटी भी कहते हैं। ल्यूमिनोसिटी इज क्रिएटेड, ल्यूमिनोसिटी इज caused on the anode, on the back side of the anode when we use perforated anode। यानी इससे क्या साबित होता है कि ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, इस पे जो ल्यूमिनोसिटी प्रोड्यूस होती है, जो फास्फोरेसेंस लाइट जो प्रोड्यूस होती है, ब्राइट लाइट जो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, ये यूं ही पैदा नहीं होती, ये तब पैदा होती है जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या कोई पावरफुल रेज जब इसके साथ टकराते हैं तो उस वक़्त ये लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, तो ल्यूमिनोसिटी क्रिएट हो जाती है। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ल्यूमिनोसिटी का क्रिएट होना इंडिकेट करता है कि इस पे जो रेज हैं इसके साथ रेज टकरा रहे हैं। अब ये रेज आती कहाँ से है, तो जाहिर सी बात है ये रेज जो हैं ये कैथोड से आ रहे हैं और फिर एनोड के सुराखों में से पास होके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ टकरा रहे हैं। चूँकि ये रेज जो है ये कैथोड की जानिब से आ रहे हैं और फिर टकरा रहे हैं विद द जिंक सल्फाइड स्क्रीन आफ्टर पासिंग थ्रू द होल्स इन द परफोरेटेड एनोड, तो इसीलिए चूँकि एनोड कैथोड से रेज आ रही है तो इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। तो ये कब हुआ, व्हेन द प्रेशर वाज 10 रेज्ड पावर -4 एटमॉस्फेयर्स। ये जो ग्लोइंग थी
ग्लोइंग डिसअपीयर्ड, ग्लोइंग ख़त्म हो गई, बट करंट पासड, मगर करंट जो थी बट करंट पासड, करंट पास हो गई। और हमने देख लिया कि व्हेन वी यूज परफोरेटेड कैथोड, perforated means the cathode, anode, perforated anode, that means anode having pores in it, perforated anode। और फिर we quote back of the perforated anode of this discharge tube by zinc sulfide we observe luminosity और जिसको हम phosphorescence भी कहते हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि करंट जो है इट passes from cathode, करंट passes from cathode तो एनोड। तो ये करंट जो कैथोड से एनोड की जानिब फ्लो कर रही है, इस करंट को, इन रेज को हमने नाम दिया कैथोड रेज। दीज रेज वर टर्म्ड एज कैथोड रेज। अब ये जो कैथोड रेज हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ जे थॉमसन ने स्टडी की, तो वही प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये जो रेज एक्चुअली होती हैं ये रेज नहीं हैं बल्कि ये पार्टिकल्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। फिर उन्हीं पार्टिकल्स को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स। तो इन कैथोड रेज में वो कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं और हम कैसे इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये रेज नहीं हैं, पार्टिकल्स हैं, तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज और फिर उसी के साथ हम कंक्लूजन भी इसका ड्रा करेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आज हमने देख लिया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है इसमें क्या होता है, किस किस प्रेशर पे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हमने की। तो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो मैं ग्रुप में इसको शेयर कर लूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी